प्लास्टिक की आपने बात की यहाँ पर, इसको किस तरीके से कंट्रोल करें? क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक होती है उसको तो हम उठा लेंगे, वो तो दिख रही है। स्टडी आई है, हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं, जी, क्रेडिट कार्ड। कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। तो एक स्टडी आई है कि वो कहती है कि हर साल हम इंसान उतना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हर साल खा रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक के रूप। ये एक्चुअल में जो क्लीन अप ड्राइव था वो मुझे वेस्ट वॉरियर्स में आके पता चला कि ये होता क्या है। पहला ड्राइव करा, उससे इतनी चीजें सीखी कि लोग इतने प्यार से खा रहे पी रहे ऐसे फेंक दे रहे, मेरे इनले फेंक दिया। जब वो चीज हम एक्चुअली प्रैक्टिकली वे में करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, चुन चुन के रखते हैं, उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं ना, वो उसी बंदे को पता चलता है कि वो जो उठा रहा हो। अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है या कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो हमें अपनी सोसाइटी से वेस्ट को निकालना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी से प्लास्टिक को निकालना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी से कूड़े कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट या जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पहाड़ हो गए, माउंटेन हो गए, लेक हो गए, अगर इन सब को भी हमें बचाना है, अपने पारंपरिक धरोहर को बचाना है, तो हमें कूड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करने आए हैं वेस्ट वॉरियर से। यहाँ पर इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं और इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये काफ़ी सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। वी आर हाईली ऑनर्ड टू बी इन दिस पॉडकास्ट। जी सर, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश पुंडीर है और मैं वेस्ट वॉरियर में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। वेस्ट वॉरियर ज्वाइन करने से पहले मैंने 18 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया, 2004 से लेके 2019 तक। डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया, ITS इंडस्ट्री से मैं काम किया, मीडिया इंडस्ट्री में काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स में 7 ईयर्स, फिर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में काम किया। फिर 2020 में हम लोग उत्तराखंड वापस आए और हमने फिर बस यहीं के रह गए। फिर मैं यहीं से हूँ, उत्तराखंड से ही हूँ और टिहरी गढ़वाल से। सर, उधर से छोड़ने का क्या रीज़न था आपका? छोड़ने का तो रीज़न ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब कम थी या जॉब सही नहीं चल रही थी, बट मेरा मानना था कि 18-19 साल इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर लिया, तो मुझे लगा क्यों ना कुछ अपने उत्तराखंड के लिए कुछ किया जाए, अपने यहाँ कुछ किया जाए और हमारे यहीं पे कुछ पॉसिबिलिटी चीज़ें एक्सप्लोर किए जाए। तो फिर वेस्ट वॉरियर एक NGO है जिसमें मैं जुड़ा, जिसके साथ जुड़ा और काफ़ी अच्छा लगा। तो नेचर की तरफ कुछ करने का था और कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करना था, तो वही मुझे खींच लाया उत्तराखंड वापस। जो ये वेस्ट वॉरियर नाम है, मतलब ये कैसे पड़ा? इसके पीछे क्या स्टोरी है? वेस्ट वॉरियर मतलब सुनने में भी एकदम से अलग ही लगता है। अलग ही। सो वेस्ट वॉरियर ये जो NGO शुरू हुआ, ये आज से 2008 में शुरू हुई थी और इसको शुरू करने वाली सबसे ताजुब की बात है कि इसको शुरू करने वाली कोई इंडियन नहीं है, कोई उत्तराखंड से नहीं है। एक ब्रिटिशर थी और ब्रिटिशर हैं अभी, जोडी अंडरहिल नाम है उनका। वो इंडिया आई थी घूमने, तो घूमते घूमते वो हिमालय की तरफ भी आई, उत्तराखंड हिमाचल गई। तो हिमाचल में एक ट्रैक है त्रियुण ट्रैक, और त्रियुण ट्रैक एक काफ़ी माना हुआ ट्रैक है जो मैक्लोडगंज से 4 घंटे का हाइक है उसका। सो करते करते उनने देखा कि काफ़ी वेस्ट जनरेट हो रखा है इस ट्रैक में और बहुत टूरिस्ट जाते हैं। सो ये उनको काफ़ी डिसहार्टन हुआ कि मैं इतने अच्छे माहौल में आई, इतने अच्छे पहाड़ों में आई और यहाँ पे कितना वेस्ट जनरेट हो गया है। तो इस चीज़ ने उनको काफ़ी डिप्रेस किया। तो उनने फिर एक इनिशिएटिव लिया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि वो हर रोज़ मैक्लोडगंज से त्रियुण ट्रैक जाती थी 4 घंटा ट्रैक करके, और वापसी नीचे आते आते वो गार्बेज इकट्ठा करती थी, जो सूखा कूड़ा होता है, हाँ, साथ लेके आती थी। तो ये उनने 1-2 महीना करना शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, अरे कौन है, बाहर से कौन आ गया, कौन अंग्रेज है, ये क्या कर रही है। लेकिन आप जैसे यूथ और इन जैसे यूथ जो जिनने उनको काम करते हुए देखा, तो उनको थोड़ा लगा कि शायद ये
बहुत सही कर रही हैं और हमारे लिए ही कर रही हैं। सो वो बच्चे उनके साथ जुड़ें और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई धीरे धीरे करके। 2012 में वेस्ट वॉरियर नाम करके एक एनजीओ ने रजिस्टर किया और आज की डेट में हम उत्तराखंड और हिमाचल में 10 डिफरेंट लोकेशंस में काम करते हैं। सो वेस्ट वॉरियर नाम ऐसा पड़ा कि वो जब जोडियंडा हिल को गार्बेज गर्ल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने कूड़े को नहीं चुना, कूड़े ने मुझे चुना है। तो रीज़न ये था कि उनका जो झुकाव था कि हमें कुछ पहाड़ों, जो इतने सुंदर पहाड़ हैं हमारे, कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, आपने देखा है। तो जब ये टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट के साथ काफ़ी सारा कचरा भी आता है। तो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको सही किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की और जुड़ते जुड़ते आज की डेट में हम 200 वॉरियर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और सब लोग अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे मैंने 19 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया, ऐसे ही हमारे और भी साथी हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, अलग अलग उस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन सबका मकसद एक है कि हमें हिमालयन रीजन के लिए कुछ करना है। तो हमारा मकसद था कि टू सॉल्व क्लाइमेट क्राइसिस इन हिमालयन रीजन। सो उसके लिए हम ये वेस्ट वॉरियर संस्था का मतलब आपको 12 साल हो गए इस फील्ड? हाँ, मतलब इस एनजीओ को 12 साल हो गए। मुझे अभी 2 साल हुए हैं इस एनजीओ में जुड़े हुए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। मतलब ये हर कोई नहीं करता बेसिकली। अगर आज के हम फील्ड को देखें तो मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर इसमें ही सब जाते हैं, पर अगर वेस्ट की तरफ बात करें तो किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल। उसके एक पीछे कारण भी है कि जब तक मैं खुद सेंसिटाइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि वेस्ट के बारे में मुझे भी पता था पहले कि काफ़ी वेस्ट जनरेट हो रहा है और कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये मैंने दिल्ली में जब मैं था 18 साल जॉब किया, तो वहाँ पे भी 2 बहुत अच्छे पहाड़ हैं कूड़े के, गाजीपुर और आज़ाद मंडी में जी। तो वो देख के मुझे लगा कि जब कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम फिर उत्तराखंड शिफ्ट होता, हमें दिखा कि यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है। सो हमें लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो नेचर के लिए हमें करना है। तो मेरा एक छोटा कदम लोगों को अवेयर करने का, लोगों को समझाने का कि वेस्ट की कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, उससे यदि लोगों को जागरूक किया जाए तो मुझे लगा एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं भी इस मुहिम के साथ जुड़ा, इस वेस्ट वॉरियर के साथ जुड़ा और जर्नी शुरू हो गई। सर, वेस्ट वॉरियर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप करते क्या हो, उसमें क्या क्या आपके में रहते हैं। सो वेस्ट वॉरियर जो हमारी एनजीओ है, ये हम लोग 10 प्रोजेक्ट लोकेशंस में काम करते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में। और ये जितनी हमारी प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं, ये सब हाईली टूरिस्ट फुटफॉल वाले एरियाज़ हैं, जैसे केम्प्टी फॉल, जिम कॉर्बेट जी, देहरादून में कितने लोग आते हैं, सहस्त्रधारा, उत्तरकाशी में भी हमारी टीम है जो सांकरी और केदारकांठा, वो बहुत बड़ा एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है टूरिस्टों के लिए वहाँ। इस तरह का जो तो हमने ये फुटफॉल एरियाज इसलिए चूज़ किए कि सबसे ज़्यादा कूड़ा इन्हीं एरिया में वहीं पे होता है। तो हमें लगा कि क्यों ना ये इस तरह की लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे हम वेस्ट से रिलेटेड और क्लाइमेट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना शुरू करें। सो एज अ प्रोजेक्ट हमने जब इन एरियाज़ में काम किया, सो इन एरियाज़ में हम लोग हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं, हम लोग एक तो एडवोकेसी के ऊपर काम करते हैं और हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, पंचायतों के साथ काम करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ काम करते हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हर शहर में एक एमआरएफ होता है, एमआरएफ फैसिलिटी होता है, तो हम उस एमआरएफ फैसिलिटी को किस तरह बनाया जाए, किस तरह डेवलप किया जाए, उसको कैसे चलाना है, वो हम हेल्प करते हैं। हम कम्युनिटी एक्टिवेशन के ऊपर काम करते हैं। कम्युनिटी एक्टिवेशन मतलब लोगों की, जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनके साथ वर्कशॉप्स करना, उनको सेंसिटाइज करना, समझाना कि वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम कैसे मिलके इसको सॉल्व करें। दूसरा, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं एज अ स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जैसे हमारा जो GBDP फंड आता है पंचायतों में, वो पंचायतों के जो गांव हैं
उन गाँव के प्रधानों को समझाते हैं कि इस फंड से आप किस तरह अपने वेस्ट बैंक बना सकते हैं, किस तरह प्लास्टिक गुल्लक बैंक बना सकते हैं और उसको कैसे संचालित कर सकते हैं। हम लाइवलीहुड के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे कुछ मॉडल्स हैं, पर्यावरण सखी मॉडल है, जो हमारा जिम कॉर्बेट है एक एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट में हमारे 27 सखियाँ हैं जो हमारे साथ काम करती है। ये सखियाँ वो सखियाँ हैं जो हमारे मतलब हमने नहीं उन्हें चुना, उन लोगों ने बोला कि हमारा गांव है, हम चाहते हैं कि हम अपने गांव को साफ़ करें। सो ये सखियाँ हमसे जुड़ी, वही गांव की सखियाँ हमसे जुड़ी और वो डोर टू डोर कलेक्शंस करती हैं। सो हमारा ओवरऑल मोटिव था कि हम लोगों को जागरूक करें, हम पंचायतों के साथ काम करें एज ए NGO और वहाँ पे मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल कैसे बिल्ड किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल मॉडल कैसे बिल्ड किया जाए, उसके ऊपर हमने काम किया। और सबसे बड़ा हमारा था कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। सो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो हमारे 4 वर्टिकल्स हैं। ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम वर्टिकल है, एक रिसर्च एंड एडवोकेसी वर्टिकल है, एक कम्युनिटी एक्टिवेशन है, दूसरा हमारा है डिग्निफाइड लाइवलीहुड। सो डिग्निफाइड लाइवलीहुड के अंडर हमारे जो MRF हैं, जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन होता है, हमारी टीम काम करती है, वहाँ पे जो हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं वो उनको हम ग्रीन वर्कर कहते हैं। सर MRF के बारे में थोड़ा बताइए कि MRF क्या है? तो MRF जैसे हम देहरादून हमारा हेड ऑफिस है हमारे वेस्ट वॉरियर का जी। सो हमने जब काम करना शुरू किया एज ए NGO, सो हम छोटे से छप्पर से हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था झारखंड में, एक छोटा सा टेंट शेड लगाया और लोगों के घर से जो कूड़ा निकलता था उसको हम सेग्रीगेट करते थे। तो हमने लोगों को समझाया कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मैं आज की डेट में सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग नहीं करूँगा तो शीशमबाड़ा जैसा पहाड़ बनता जाएगा। सो हमने फिर गवर्नमेंट ने हमारा इनिशिएटिव देखा कि हम एक जब छोटे से छप्पर में बैठ के हम वेस्ट सेग्रीगेशन कर रहे हैं और लोगों ने काफ़ी हमें सराहाया भी, तो सरकार ने बोला उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि हम आपको एक जगह देते हैं, आप वहाँ पे एक MRF फैसिलिटी बनाइए। MRF फैसिलिटी का मतलब होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जहाँ पे घरों से जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको और कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। बट तो हमने, गवर्नमेंट ने हमें लैंड दिया, हमें CSR के थ्रू हमें पैसा मिला, हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। 15,000 स्क्वायर फीट का वो बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का काम चलता है। हमारी 4 गाड़ियाँ हैं जो हमें CSR इनिशिएटिव के थ्रू मिली, CSR फंड के थ्रू मिली। वो 4 गाड़ियाँ 97 वार्ड जो है हर्रा वाला, वहाँ पे हमारी चलती हैं और 1400 घरों से हम लोग वेस्ट कलेक्शन करते हैं। ऑल्दो हमारा काम वेस्ट कलेक्शन करना नहीं है, हमारा काम कूड़ा उठाना नहीं है, बट हम एक मॉडल क्रिएट करना चाहते थे एज ए NGO, दिखाना चाहते थे बाकी और एरियाज़ को कि किस तरह यदि वेस्ट ढंग से एट सोर्स से विभाजित हो क्या है, सूखा अलग गीला अलग हो, तो वो आके उस वेस्ट का क्या किया जा सकता है। उस वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उस वेस्ट को हम रिसाइकिल फैसिलिटीज़ भेज सकते हैं, उनकी अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं। तो हम इस MRF फैसिलिटी में हमारी 4 गाड़ियाँ जो हमारी हरावाला में चलती हैं वो वेस्ट उठा के डोर टू डोर लाती हैं, जैसे और भी नगर निगम की गाड़ियाँ चलती हैं हर शहर में, हर गांव में, तो वैसे ही उस वार्ड में हमारी 4 गाड़ियाँ चलती हैं। और वो सारा प्रोजेक्ट हमारा फंडेड है, हमें सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमें सपोर्ट बहुत मिला गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हमें उन्हें अवार्ड दिया। और तो इन 4 घरों गाड़ियों से जो कूड़ा आता है हमारे फैसिलिटी में, हमारे जो वर्कर काम करते हैं, हम उन्हें कूड़ा वाला नहीं कहते क्योंकि उनकी भी एक इज्जत है, तो हम उनको एक ग्रीन वर्कर्स कहते हैं, बिकॉज वही लोग हैं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा रख रहे हैं, मतलब स्वच्छ रख रहे हैं। आप सोचिए यदि आपका और मेरा घर का कूड़ा यदि वहाँ जाए और उसको सेग्रीगेट करने वाला कोई ना हो या कोई नहीं हो तो वो पर्यावरण को भी नुकसान करेगा। तो ये वो वॉरियर्स हैं हमारे ग्रीन वर्कर्स जो उस कूड़े को और कैटेगरीज में विभाजित करते हैं और उनको फिर हमारी NGO के और भी टाइप्स हैं रिसाइकिल फैसिलिटीज़ के साथ, वहाँ जाके उसको रिसाइकिल। मतलब आप जब भी ड्राइव पे भी जाते हो, मतलब वहाँ से जो कूड़ा कलेक्ट हो के आता है वो भी हमारे MRF फैसिलिटी में आते हैं। हाँ, मतलब वो वहाँ पर सारा रिसाइकल होता है। हाँ जी, तो हम लोग जैसे अवेयरनेस
प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, हम बहुत सारे क्लीन अप ड्राइव करते हैं। जी। सो उस क्लीन अप ड्राइव में जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है, ड्राई वेस्ट, वो हमारे MRF सेंटर आता है, और जो वेस्ट ट्रीट कर सकते हैं उस वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं। जी। जो वेस्ट ट्रीट नहीं हो सकता वो फिर हमारा कारगी चौक जाता है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन सब कुछ नहीं जाता, बहुत कम मात्रा में जाता है। सो हमारे यहाँ पे गीला कूड़ा भी आता है जो घर का खाना है, उससे हमारे वहाँ पे एक हमने कंपोस्टर मशीन है, इन्वेस्टल कंपोस्टर मशीन, तो 1 टन की मशीन है, उसमें हमारा कंपोस्ट बनता है और हैज़ार्डियस वेस्ट भी कलेक्ट होता है। उसको हम MPCC, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैज़ार्डियस वेस्ट लेती है, वो वहाँ जाता है इंसिनरेशन के लिए। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर एक MRF मॉडल हमने क्रिएट किया देहरादून में, और हमें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले उत्तराखंड सरकार से। ये मतलब जब आप ड्राइव पे जाते हो, मतलब किसी भी ड्राइव पे जा रहे हो, तो उसके लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं उन्हें कैसे लेके आते हो? सो वॉलंटियर्स का ऐसा हुआ कि हम जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, क्योंकि हर्रा वाला भी हमारा प्रोजेक्ट है, सहजधारा जो है वहाँ पे भी जी। हमारा प्रोजेक्ट है, जी। और यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट है युवा। जी। सो इस युवा प्रोजेक्ट और इन सब प्रोजेक्ट्स में हमने क्या किया, हमने कॉलेजेस और स्कूल्स में हमने अप्रोच करना शुरू किया। हमने वर्कशॉप्स की काफ़ी सारी, हमने बच्चों को समझाया कि वेस्ट को सेग्रीगेशन कैसे करना चाहिए, यदि नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है। जी। सो उस प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट्स में हम लोग स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं। हम्म। तो और हमें यहाँ से वॉलंटियरशिप मिलती है, प्लस हमने एक और अपनी कम्युनिटी बनाई यूथ की, उसमें हम लोग वॉलंटियर एक हमने ग्रुप बनाया, तो हम डालते हैं कि हम आज हमारा क्लीन अप है, तो हमें वहाँ से एंट्रीज मिलती हैं, बच्चे आते हैं हमारे साथ क्लीन अप करते हैं। सो सर, आप प्रोजेक्ट युवा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है? अच्छा, तो प्रोजेक्ट युवा हमने लास्ट ईयर शुरू किया। Yes. तो इस प्रोजेक्ट का हमारा मेन एम था कि तो युवा स्टैंड्स फॉर यूथ यूनाइटेड फॉर वेस्टिंग क्लाइमेट एक्शन। सो इस प्रोजेक्ट के तहत हमने क्या किया, हमने एक कम्युनिटी ऑफ यूथ को बिल्ड करना चाहा कि हम एक कम्युनिटी ऑफ यूथ बनाते हैं और एक फॉर्म करते हैं। और यही आपको पता है, आज की डेट में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन पाई जाती है। या हाँ जी, एग्री एग्री है ना। बिल्कुल। तो और यही जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो आगे चल के कुछ ना कुछ देश के लिए या अपने लिए या पर्यावरण के लिए कुछ करेगी। हाँ, इंडिया में 80% 80 करोड़ पॉपुलेशन यूथ की है इंडिया में। अच्छा, तो देखिए, अब यदि 80 करोड़ पॉपुलेशन यूथ है, सो हमने कहा कि क्यों ना हम देहरादून के यूथ को टारगेट करें, उनसे मिलें। सो हम इस प्रोजेक्ट युवा में हमने क्या करना चाहा, हमने चाहा कि एक हम सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी फॉर्म करते हैं जो कि यंग क्लाइमेट चेंज मेकर बने आगे चल के। और ये यंग क्लाइमेट चेंज मेकर सिविक एक्शंस और इको कॉन्शियस हों और नेचर के प्रति जागरूक हों कि हमें नेचर के लिए कुछ करना है। सो इस युवा प्रोजेक्ट में हमने कम्युनिटी बनाई यूथ की, हम कॉलेजेस स्कूल्स में हमने अप्रोच किया। सो जब हमने अप्रोच किया तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक हम इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज कंपटीशन लॉन्च करें। जी। बिकॉज यूथ को कैसे जोड़ोगे आप, क्योंकि यूथ को जोड़ना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि बिकॉज आपकी जो आजकल जनरेशन है वो जेन जी जनरेशन है, जेन जी जनरेशन और जेन जी जनरेशन ऐसा है कि वो किसी की सुनता नहीं, वो सिर्फ अपनी वो सिर्फ अपनी करता है। और उस जनरेशन का मोटिव है कि मैं जो चाहूँ मैं वही करूँगा। बट बल्कि ऑल्दो इस जेन जी जनरेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े खुद से भी सेल्फ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सो हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसे आइडेंटिफाई करें, स्टूडेंट्स यूथ आइडेंटिफाई करें। तो हमने क्या किया, हमने इंटर स्कूल कंपटीशन लॉन्च किया ग्रीन गुरुल के नाम से, और हमने इंटर कॉलेज कंपटीशन लॉन्च किया इकोलॉम्पिक्स के नाम से। सो इस कंपटीशन का मकसद था कि हम टीम्स बनाएं, जैसे आपने ओलंपिक्स देखा होगा, ओलंपिक्स में भारत देश के लोग जाते हैं और देश के लोग भी जाते हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं। तो ओलंपिक्स में क्या होता है, आपको पता है कि अलग अलग गेम्स होते हैं, हाँ। है ना। तो जो एथलेटिक गेम होता है उसमें बहुत अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ट्रैक एंड फील्ड होता है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है ना, शॉर्ट पुट होता है, ये सब चीज़ होती है। तो हमने क्या किया, हमने भी इन सब चीज़ों को सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कंपटीशन लॉन्च करें और इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का काम करें। तो इन कंपटीशन में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप करते हो वहाँ पर? सो हमने क्या किया, हमने 10 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की। हमने ब्रेनस्टॉर्म किया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे
वो एक और वो थीम बेस्ड एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स होता है तो एक थीम बेस्ड होता है स्पोर्ट्स, Yeah. राइट। तो हमने कहा कि वो जो एक्टिविटीज़ हों वो ऐसी थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ हों और जो कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट इससे रिलेटेड हो। तो हमने नुक्कड़ नाटक कराया, क्योंकि नुक्कड़ नाटक वैसे भी नॉर्मल करते थे, लेकिन नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या था, आप एक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो इन 10 एक्टिविटीज़ में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी थी, नुक्कड़ नाटक, क्लीन अप ड्राइव, वॉल आर्ट, है ना। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का मेन थीम था वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन। यदि मैं कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ तो मैं क्या मैसेज सोसाइटी तक सोसाइटी को क्या पहुँचा रहा हूँ। Yeah. तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना जो है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम किस तरह अवेयरनेस करें, और ये बच्चे जब ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उनके अंदर भी एक सेंसिटिविटी और एक सेंसिटाइज हो, बच्चे इको कॉन्शियस हो, हाँ यार कि वो कुछ सीख रहे हैं, करने से कुछ सीख रहे हैं, और उनकी थिंकिंग भी थोड़ी चेंज हो। हाँ जिनकी उसके थिंकिंग भी प्रति। चेंज हो। तो इसी के उससे हमने, जैसे लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर ग्रीन गुरुकुल कंपटीशन लॉन्च किया था। तो इस कंपटीशन में 34 कॉलेजेस स्कूल्स आए थे, और इन 34 स्कूल्स में मान लीजिए क्लोज टू क्लोज 543 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 543। 543 बच्चों ने, और इन 543 बच्चों ने इन सब एक्टिविटीज़ के माध्यम से और खुद तो जागरूक हुई और अपने साथियों को भी जागरूक किया, अपने स्टाफ को भी जागरूक किया, आम जनता को भी जागरूक किया। और इस एक्टिविटी इन इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज कंपटीशन का मकसद ये था कि हम इन बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करें। तो हमने ये ओलंपिक्स भी लॉन्च किया लास्ट ईयर, इस साल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इस ओलंपिक्स में हमने वही सेम एक्टिविटीज़ कराई स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट थी, है ना। तो इसमें किस तरह वो एक अवेयरनेस कैंपेन किस तरह लॉन्च कर रहे हैं बच्चे कैसे उनका जो स्किल सेट है। मान लीजिए मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरा और भी स्किल सेट है, मैं खेलने में भी अच्छा हूँ। अदर करिकुलम एक्टिविटी। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया हमने लास्ट ईयर, जो कि शायद ही आज तक किसी भी एनजीओ ने सोचा हो, नहीं होगा। और ये पहला ऐसा कंपटीशन था जो एज अ वेस्ट वॉरियर हमने इनिशिएटिव लिया युवा प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हमारे CSR जो फंडर हैं, सपोर्टर हैं, उनने इसको फंड किया पहल फाउंडेशन में। इस साल हमारे पास SAP आ रहा है एज तो हमने फिर एक केस स्टडी बुक भी लॉन्च की, हमने एक अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की, आप ज़रूर देखिए। हमारा वेस्ट वॉरियर का एक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको हमारी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। सो ये कंपटीशन तक सीमित नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने कंपटीशन करा दिया, बच्चे खेल के चले गए, वो जीत गए, लेकिन फिर बाद में बच्चे भूल जाते हैं, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम इस कंपटीशन के माध्यम से कुछ ऐसे बच्चों के अंदर कुछ स्पार्क होता है काफ़ी बच्चों में, वो चाहते हैं कि हम कुछ और करना चाहें, मतलब हट के कुछ और करना चाहते हैं, उनके अंदर ज़ील है कि मैं नेचर के लिए और आगे बढ़ के कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने एज अ कम्युनिटी, एज अ NGO, हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, हमने इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई किया, हमने उनका युवा कैबिनेट बनाया, 4 युवा कैबिनेट बनाए हमने लास्ट ईयर। ये युवा कैबिनेट क्या होते हैं? सो युवा कैबिनेट का कॉन्सेप्ट ये था कि जब ये इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कंपटीशन चल रहा था जी, सो हमने कहा कि बच्चे तो एक्टिविटीज़ करके चले जाएंगे, बच्चों ने काफ़ी कुछ सीख भी लिया, बट इसको आगे कौन ड्राइव करेगा, आगे कौन चलाएगा उसका। क्योंकि हमने तो एक बच्चों को राह दिखाई, जैसे मैं आपको बताया कि हम एक सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, यूथ की जो कॉन्शियस हो, इको कॉन्शियस हो। सो वो इको कॉन्शियस बच्चे कौन होंगे, उन बच्चों को पहले हमने आइडेंटिफाई किया, और हमने फिर एक युवा कैबिनेट फॉर्म किया। इस युवा कैबिनेट का जो कार्य ये था कि ये अपने ही लेवल पे छोटे छोटे इनिशिएटिव लें। जैसे यदि हम 6-7 लोग हैं, एक इलाके में रह रहे हैं, और उस इलाके के मान लीजिए 10-15 दुकानें हैं, 15-20 घर हैं, तो उन घरों तक कैसे हम एक अवेयरनेस पहुंचाएं कि वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कदम बच्चे लें, तो ये मकसद था हमारा युवा कैबिनेट का। तो ये 4 युवा कैबिनेट हमने बनाए, उन 4 में से एक हमारा युवा कैबिनेट आसरा ट्रस्ट का भी था, और उन्हीं युवा कैबिनेट से हमने स्टोरी ऑफ चेंज आइडेंटिफाई किया। स्टोरी ऑफ चेंज हमारा मकसद था कि हम यंग क्लाइमेट चैम्पियंस को आइडेंटिफाई करें। सो जब हमने युवा कैबिनेट बनाया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं
जो खुद ही कुछ करना चाहते जी। हैं, खुद से इनिशिएटिव करके उन्होंने काफ़ी कुछ, हम बिना हमारे सपोर्ट के उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए, उन्होंने हमारे बिना सपोर्ट के उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उन्होंने अवेयरनेस ड्राइव्स की। सो उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने एक स्टोरी ऑफ चेंज उसको नाम दिया और हमने उन बच्चों को क्लाइमेट चैम्पियन नाम दिया। तो उनमें से ये क्लाइमेट चैम्पियन आज हमारे बीच हैं शुभम। तो ऐसे हमने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया, बिकॉज यही वो जनरेशन है जो सशक्त है और आगे चल के इन्हीं ने बागडोर संभालनी है हमारे देश में। तो हम चाहते थे कि ऐसे ही बच्चे आगे आएँ, इनिशिएटिव लें और इनिशिएटिव लेके औरों को भी जागरूक करें और औरों के मन में भी और मोटिवेशन की भावना पैदा करें। तो हम चाहते थे कि इस तरह के स्टूडेंट आएँ और कुछ करें और नेचर के लिए करें, समाज के लिए करें, अपने लिए करें। तो उन्हीं में से एक शुभम है, एक आंचल चौधरी, एक आंचल हैं, एक रिया चौधरी हैं। तो इन 4-5 बच्चे हैं, उनको हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बुलाया, काम उनको काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में हमने हमारा मकसद था कि इन कंपटीशन के माध्यम से हम बच्चे आइडेंटिफाई करें, उन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दें। क्योंकि व्हाट्स इन फॉर मी होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि मैं क्यों आऊँ, क्योंकि जेन ज़ी आजकल ऐसी है। हाँ कि मेरे लिए क्या होगा, मेरे को क्या पता है आपको कि जब तक मेरा फ़ायदा नहीं तो मैं क्यों जुड़ूँ। हम ये बात है कि जब तक का मेरा फ़ायदा नहीं होगा मैं नहीं करूँगा, अगर मेरा फ़ायदा है तो मैं करूँगा। बट तो हमने ये देखा कि इन बच्चों ने फ़ायदा नहीं ढूंढा अपने में। इन बच्चों ने एक तो इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन था, इनके अंदर कुछ सीखने की भावना थी और ये कुछ करना चाहते थे। तो इनको कैसे हम सपोर्ट कर पाएँ, कैसे नच कर पाएँ, बिकॉज नजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी वजह से हमने फिर इन ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया। उनके बीच में आज शुभम है, एक हमारे क्लाइमेट चैम्पियन। तो शुभम आप बताइए, मतलब आप किस तरीके से मोटिवेटेड हुए इस चीज़ में आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीम वेस्ट वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अवधि सर को कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके थ्रू मैं आज इस मुकाम पर आया हूँ। मैं अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस और अपना जो मैंने चीज़ें इनिशिएटिव लेना सीखा है, मैं आज इनके तरफ से सीखा हूँ कि कैसे। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ, आसरा ट्रस्ट। तो मैं पहले आसरा ट्रस्ट तो मैं पहले थोड़ा आसरा ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, श्योर। तो आसरा ट्रस्ट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो 2009 में बिल्ड हो गई थी बाय शैला ब्रजनाथ मैम। वैसे वो इंडियन है, बाय बर्थ वो इंडियन है, बट वो उनका जो सिटीजनशिप है वो बाहर का, यूएसए, कनाडा है, बाहर का। तो उन्होंने 2009 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम है आसरा ट्रस्ट। उस टाइम ड्यूरिंग 2009 तो एक हमारी सेक्रेटरी है नीलू खन्ना मैम, तो उनके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। तो 2009 में जब ये ज्वाइन करा, इन्होंने एटलीस्ट 70 to 80 पर्सन्स होंगे, लोग होंगे, स्टाफ होंगे, बच्चे होंगे। तो 2009 से अब तक इसमें इतना बदलाव आ गया है। आज की डेट में 8750 प्लस स्टूडेंट्स रह रहे हैं। 8750 प्लस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया भी है, मोस्टली इंडिया के, मतलब इंडिया के है मोस्टली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है ये, बोल सकते हैं एक तरह से। हाँ, बोल सकते हैं, मतलब है इसके ऑर्गेनाइजेशन के वो है बाउंड्रीज है। तो और आसरा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ना जैसे स्लम स्टूडेंट्स होते हैं, स्लम चिल्ड्रंस होते हैं, उनको अपलिफ्ट कराती है। अपलिफ्ट कराती है इन द सेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, शेल्टर, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। मैं भी बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ आसरा के शेल्टर में। तो शेल्टर प्रोवाइड कराती है, एंटी बैगिंग कैंपेन कराती है और एजुकेशन कराती है। NIS आपने सुना होगा, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 3rd से लेके 8th तक का वो कराती है। हाँ, मतलब वो सब कुछ फंड वो ही करती है, मतलब आसरा करती है, मतलब फंड रेज करती है वो। जो हमारी मैम है, फंड रेज करती है बच्चों के लिए। तो 2017 में कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस के वजह से मैंने आसरा ज्वाइन करा 2017 में। तो 2017 से मेरी जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हुई है आसरा ट्रस्ट में। तो अब तक मेरे को 7 साल हो गए। तो मेरी एजुकेशन चल रही है अभी। मैं आसरा में लगभग 8 से ज्वाइन कर लिया था मैंने, क्लास 8 से 9, 10th, 11th, 12th मैंने आसरा में करा। फिर कॉलेज आया मैं, अभी मैं DBS कॉलेज में हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में हूँ मैं। तो वो भी आसरा करा रही है मुझे, मतलब इतना कुछ आसरा करा रही है। मतलब एक तरह से मेरा घर, भगवान, मतलब मैम ही है जो है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था मुझे बैक साइड से,
मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाई है थ्रू फैमिली सर्कमस्टेंसेस। तो फिर 2023 में कुछ ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला, वेस्ट वॉरियर्स। मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं मालूम था। तो हमारी फैकल्टी है आसरा ट्रस्ट की, हमें एक टैग मिल गया है कि हम हायर एजुकेशन है। 12th के बाद बच्चा कॉलेज में चले जाता है, हायर एजुकेशन एक टैग मिल गया है, तुम भाई कॉलेज के हो, तुम सीनियर्स हो, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर द जूनियर्स। ठीक है, तो हम ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, हॉस्टल का देखना है, कॉलेज का देखना है, थोड़ा घर का देखना है, सबका देखना है। तो फिर 2023 में अक्टूबर में पता चला है टीम वेस्ट वॉरियर कुछ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने हमसे कोलैब करा, इन्हें पता चला कि आसरा एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी कैंपेन कराता है, बच्चों का हर चीज़ एफिलेटेड कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं। तो 2023 में इन्होंने ज्वाइन करा। फिर हमें पता लगा कि टीम युवा क्या है। टीम युवा एक बेसिकली बच्चों का एक संगठन है, ग्रुप है, ड्राइव्स कराती है, कुछ सीखने को मिलता है नया। तो मैम ने हमें बोला कि देखो, कुछ बच्चों को मैम ने ग्रुप बनाया, सर भी उस ग्रुप में ऐड करा। तो मैम ने बोला कि देखो बेटा, तुम लोग करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तुम जानो कि टीम वेस्ट वॉरियर्स कर क्या रही है, कि एक्चुअल वो कराती क्या है, बच्चों से क्या कराती है, बच्चों को क्या सिखाती है, बच्चों को क्या देती है। मैंने ठीक है, मैम का कहना मानेंगे, ठीक है मैम, चलो एटलीस्ट मैं कुछ सीखूंगा। ठीक है, तो 2023 में अक्टूबर में इन्होंने हमसे कोलैब करा। तो मेरा पहला ड्राइव पड़ा बिंदाल पुल। आप लोगों को पता होगा शायद, ये घंटाघर से पहले बिंदाल पुल पड़ता है ना। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्लीन अप ड्राइव होती क्या है। मुझे ये पता था क्लीन अप क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, एंटी बैगिंग क्या होता है, रैगिंग क्या होता है, इसमें नॉर्मली मैंने पता था, ये सब पढ़ते आ रही है, चलो सुना। ये एक्चुअल में जो क्लीन अप ड्राइव था वो मुझे वेस्ट वॉरियर्स में आके पता चला कि ये होता क्या है। तो फिर मैंने वेस्ट वॉरियर में जब मेरा पहला ड्राइव पढ़ा, मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, 4-5 थे हम, झूठ नहीं है, 4-5 साथ थे। अब पहला था, किसी का भी पहला ड्राइव होगा तो हाँ, इतना तो रहता ही है। चलो भाई दोस्तों, चलो भाई ड्राइव है, आज ये करेंगे वो करेंगे, हम चले गए। चलो ठीक है, पता लगा कि ड्राइव ये है कि हम गए बिंदाल में। हमारा आना जाना रूट वो रेगुलर ही रहता है कि देख रहे हो पुल के नीचे का सारा वेस्ट है। तो इनकी टीम से, वेस्ट फोर्स की टीम से उष्णिका मैम थी, काजल मैम थी, गंगा मैम थी, ये मैम हमारे साथ थी, हमें बुलाया, ऐसा था। तो ग्लव्स वगैरह, पॉली बैग्स, कट्टे हो गए बड़े बड़े, स्टिक्स हो गई, रैक पिकिंग वाली स्टिक्स हो गई, तो उन्होंने प्रोवाइड कराई। कि उन्होंने एक एरिया दे दिया, एक दायरा दे दिया कि इस एरिया में तुम्हें ड्राइव करना है, मतलब इतने तक का एरिया आपका, ये आपको साफ करना है। कि शुभम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना एरिया तुम्हें क्लीन कराना है, ये तुम्हारे फ्रेंड्स है, ये तुम्हारे साथ के, इनकी हेल्प लो, बाकी हम हैं तुम्हें सपोर्ट कर दिया। ठीक है मैम। तो एक्चुअल में 1 से 2 घंटा मैक्सिमम, 1 से 1 से 1.5 घंटा चला वो ड्राइव। तो हम देख रहे कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ टाइम वो देख रहे, 1-2 रुक रहे, इनिशिएटिव ले रहे, ठीक है, बाकी फोटो खींच रहे, आज ये कर रहा, आज वो कर रहा, उस स्टोरी डाल दी, यहाँ चल रहा है ऐसा। तो जब हम वो ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे कि यार मतलब टीम वेस्ट वॉरियर्स मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं। मतलब मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ कि ये चीज़ कराती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कराती है, तो मुझे पता नहीं था कि एक वेस्ट वॉरियर्स भी है कि जो ऐसा करा रही है। तो मैंने वो जो पहला ड्राइव करा, उससे इतनी चीज़ें सीखी कि लोग इतने प्यार से खा रहे, पी रहे, ऐसा फेंक दे रहे, पी रहे, इल्ले फेंक दिया। जब वो चीज़ हम एक्चुअली प्रैक्टिकली वे में करते हैं, उठाते, रखते, चुन चुन के रखते हैं, उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं ना, वो उसी बंदे को पता चलता है कि वो जो उठा रहा हो। फिर मुझे एक्चुअल मीनिंग पता चला है कि लोग इतना गलत कर कैसे रहे। तो मेरा पहला ड्राइव ये था। मैंने उस दिन से सीखा, उस दिन से मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरे को इनिशिएटिव लेना है कि यार चलो ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टीम वेस्ट वॉरियर है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने स्टेप्स ले रही है, हम यूथ होके, स्टूडेंट होके एक छोटा सा इनिशिएटिव नहीं ले सकते। हाँ, तो आप यूथ को क्या कहना चाहोगे अभी यहाँ पर? मैं यूथ को कहना चाहूँगा, देखो जैसे भी आप लोगों को पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट सेक्टर, बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 80% से ज़्यादा यंगस्टर हैं। आजकल देख रहे होंगे कि यंगस्टर्स पे 2 चीज़ें बहुत प्रभाव चल रहा है। एक तो ड्रग्स में हो गए, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ड्रग्स के, ठीक है, तो एक तो ड्रग्स हो गया, और दूसरा है कि सोशल मीडिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है आजकल, इतने सारे केसेस, इतने ज़्यादा हैरेसमेंट चल रहे हैं। तो मेरा मोटिव ये टीम युवा को ये कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है
तुम वो पोटेंशियल अच्छी चीज़ों में लगाओ, हम्म, ऐसे चीज़ों में लगाओ जिसमें तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फैमिली खुश हो सके कि कल के दिन मेरा बेटा यहाँ गया है, इसने क्लीन अप ड्राइव करा है, किसी सोसाइटी को, किसी समाज को साफ कर रहा है, जो वो समाज देख रहा है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, आज उसकी फैमिली। और उससे ये होगा कि जो आने वाली जनरेशन है उस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये है कि इस जनरेशन पर अगर ये जनरेशन अगर धीरे धीरे करती जाएगी, आगे तक करती जाएगी, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, हम्म, जो ये चीज़ें बढ़ रही है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो स्टार्टिंग से ये चीज़ देखेगी कि हमारे युवा ऐसे कर रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स ऐसा कर रहे हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग वो ऐसा अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली इनिशिएटिव लेंगे, मैं भी करेंगे। कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को खासकर। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ने बोला कि है ना कि मैंने उठाया तो मुझे फील हुआ या, कि मैंने फेंका और मैंने उठाया, तो मुझे पता कि मेरे कितने एफर्ट्स लगे थे उस कूड़े को उठाने में। हाँ, लेकिन जो फेंक रहा है उसको नहीं पता कि इसको नहीं पता कि क्या मैं कर क्या रहा हूँ। कूड़ा पड़ा है। आप देखिए, अब जोड़ी गांव यदि जाएं आप देहरादून में, तो चलते चलते लोग क्या करते हैं, बाइक चलते चलते ऐसे फेंक देते हैं कूड़ा, और जंगल में पूरा कूड़ा फेंक देते हैं। काफ़ी जगह लोग जो वेस्ट कलेक्ट हो जाता है वो वहाँ लोग बर्न कर देते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है, हमारी जो जो डाइवर्सिटी उस पर क्या पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, वो एज अ यूथ या एज अ सिटीजन मुझे नहीं समझ आता जब तक वो मेरे ऊपर नहीं पड़ती। जब तक मैंने खुद वो क्लीन अप नहीं किया हो, जब तक मैंने खुद वो इनिशिएटिव नहीं लिया, जैसे इनने खुद इनिशिएटिव लिया एज अ यूथ, तो वो यूथ को तब समझ आएगा जब वो खुद उस चैलेंज को समझेगा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उसको फुलफिल करेगा कि हाँ यार, आज क्लीन अप ड्राइव करना है, या मुझे आज इस गांव जाना है और मुझे 25 ऐसे बच्चे कलेक्ट करने हैं। उन 25 या 20 बच्चों को मुझे समझाना है कि आप कूड़ा ना फेंकें, आप डस्टबिन में ही डालें। या तो जब तक ये इन जैसे यूथ नहीं इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक का नहीं होगा। वो इम्पैक्ट, जैसे इनने बात करी कि वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो इम्पैक्ट पॉजिटिव तभी पड़ेगा जब, देखिए शुरू में तो लोग बोलते हैं अरे देखो ये कूड़ा उठा रहे, बिल्कुल है ना, यार ये कौन से बच्चे हैं कूड़ा उठा रहे। लेकिन इन्हीं स्टूडेंट्स ने बिंदाल पुल हो गया, इन्हीं स्टूडेंट्स ने जोड़ी गांव में या सहसधारा में या हर्रावाला में या और लोकेशन शिखर फॉल में जब हमने क्लीन अप किया, इतना वेस्ट कलेक्ट किया, और जब वापस आ रहे थे तो लोगों ने देखा कि यार ये तो हमारा ही फेंका हुआ कूड़ा है और हमने ही, मतलब ये लोग उठा रहे हैं। तो वो थोड़ा जिन लोगों को पिंच होगा वो लोग अगली बार से नहीं फेंकेंगे। और आपको पता है, इस बार गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने भी एक मुहिम चालू की कि बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। सुनने क्या उन्होंने बोला कि यदि अब आप देहरादून आ रहे हैं घूमने, तो अपना एक बैग अलग से लेके आइए, जिस बैग में आप चिप्स खा रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल या पानी पी रहे हैं, उस बॉटल और चिप्स के पैकेट को वापस अपने शहर ले जाइए, देहरादून में मत फेंकिए। क्योंकि पहाड़ों में यदि कूड़ा बढ़ता रहेगा तो एक दिन हमारे पहाड़ नहीं, हमारे पहाड़ कचड़े के पहाड़। हाँ, मतलब अगर इसमें देखें, एक ये भी देखते हैं कि अगर अब से आप जैसे लोग इनिशिएटिव नहीं ले इस फील्ड में, मतलब इस चीज़ में, तो अब से 5 साल बाद देहरादून की क्या स्थिति होगी, एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। यदि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना करें, कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स, यूथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जहाँ पे हम यूथ को सेंसिटाइज कर रहे हैं, यदि आज की डेट में वो यूथ, यदि हमने मान लीजिए हमने लास्ट ईयर क्लोज टू 20,500 क्लाइमेट एक्शन, वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन किए, है ना, हमने 6,000 कूड़ा जो हमने ये इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन किया, वहाँ से हमने डाइवर्ट किया, जो शीशमबाड़ा जाना था वो आके हमारे MRF फैसिलिटी आया। सोचिए यदि 6,000 कूड़ा सिर्फ इस 1 महीने के प्रोजेक्ट में हमने इकट्ठा किया, है ना, यदि हम इस तरह के इनिशिएटिव्स, क्लीन अप ड्राइव, या और भी काफ़ी NGOs हैं, छोटी छोटी NGOs हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, नेचर्स बडी हो गया, प्राउड पहाड़ी हो गया, काफ़ी अच्छा उनका विजिबिलिटी है। यदि इस तरह की NGOs हम मिलके काम नहीं करेंगे, तो आप सोचिए आने वाले 5 साल बाद हर शहर के हर सुंदर जगह में आपको सिर्फ कचरा ही मिलेगा। क्योंकि हम जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, मैं जब तक लोगों को सेंसिटाइज नहीं करूँगा, लोग जब तक इको कॉन्शियस नहीं होंगे कि मुझे पर्यावरण को ख़राब नहीं करना है, दूषित नहीं करना है, मुझे साफ़ रखना है, मुझे ऐसे नहीं फेंकना है ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी एक टीम है उत्तरकाशी में,
गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही जो सांकरी और केदारकांठा जो ट्रैक होता है, वहाँ पे हमारी टीम काम करती है। और वहाँ पे हम 4-5 गाँव में काम कर रहे हैं, और एक गाँव है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जगह है वो, मतलब पूरा एरिया। तो के आगे जाके एक धोनी सट्टा गाँव आता है, वो 20 किलोमीटर अंदर है, और उस 20 किलोमीटर में लगा लीजिए कोई सड़क ही नहीं है, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो ट्रैक है वहाँ। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है ना, फॉरेस्ट लैंड में आप पक्की सड़क नहीं बना सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल है। तो जो फॉरेस्ट लैंड होता है आप वहाँ सड़क नहीं बना सकते। तो ये जो 2 गांव है धोनी सट्टा, ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ते हैं, और ये जो गांव है ये मेन सांकरी और नेटवाड़ जो शहर है उससे 20 किलोमीटर अंदर जंगलों में जाके है। वहाँ पे भी हमारी टीम काम कर रही है। वहाँ पे भी वहीं गांव के लोगों को हमने एज अ पर्यावरण सखी मॉडल, एज अ सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी हमने डेवलप किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं ना, वो इतने अवेयर हो गए हैं, यदि कुछ टॉफ़ी भी खाते हैं ना तो अपनी जेब में रखते हैं, क्योंकि हम लोग को अवेयरनेस, हमने इस तरह अवेयरनेस क्रिएट करना है, बढ़ाना है उसको, बढ़ाना है। तो यदि हम देहरादून में नहीं करें, हम वापस आपकी बात पे आते हैं, यदि हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस देहरादून में वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो आप सोच लिए कि आने वाले 5 साल में शीशमबाड़ा जैसे 2-3 पहाड़ और इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी के तहत हमने क्या किया कि ये ना हो 5 साल, हमने एज अ युवा प्रोजेक्ट में हमने क्लाइमेट चौपाल शुरू किए। तो क्लाइमेट चौपाल एक हमने माध्यम क्या किया, क्या है वो? क्लाइमेट चौपाल आप जैसे हमारे गांव में होते हैं, आप भी चौपाल, हाँ जी। ये भी गांव से। तो जब हमारे पुराने, जब हमारी पंचायतें बैठती हैं, प्रधान बैठते हैं, तो गांव में कोई फैसला होता है या गांव में कोई काइंड डिस्कशन होता है, एक जगह लोग बाग बैठ जाते हैं और हाँ है ना, तो चौपाल में डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या समस्याएं हैं गांव की, हमें क्या सुधारना है, या हमारा किसका फंक्शन आ रहा है, किसकी शादी में क्या हेल्प करनी है, किसको बुलाना है। तो इस तरह का चौपाल जो गांव में होता है, उसी तरह हमने क्या किया, हमने एक चौपाल डिज़ाइन किया, उसका नाम दिया हमने क्लाइमेट चौपाल। इस क्लाइमेट चौपाल में हमने इस तरह के इश्यूज़ को उजागर किया जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। और इस चौपाल में कौन लोग आए? इस चौपाल में यही यूथ आए। हम अभी तक 4 चौपाल कर चुके हैं, और हम हर फ्राइडे देहरादून में हर थर्ड फ्राइडे को हम क्लाइमेट चौपाल करते हैं। अगर मतलब लोग बाग आना चाहें, इससे जुड़ना चाहें, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम पेज है युवा फॉर दून, युवा YUWA कर दूंगा नंबर 4 DO दून। और इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, हम हर थर्ड फ्राइडे को हम लोग क्लाइमेट चौपाल करते हैं, और इस क्लाइमेट चौपाल में हम वही डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या समस्या है, उसका क्या समाधान होना चाहिए, और एज अ कम्युनिटी ऑफ यूथ हम क्या एक्शन लें ऑन ग्राउंड। मतलब इसमें कोई भी आ सकता है? कोई भी यूथ आ सकता है, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, मुझ जैसे मिडिल एज लेवल के से लेके, और काफ़ी एजेड लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ ही आ रहा है, बट ये चौपाल सभी के लिए है ना। मतलब हाँ, वहाँ पर आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है चौपाल। आप इनसे पूछिए, हमारे 2 चौपाल में आए। थोड़ा बताइए। मैं बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जी। इस चीज़ के बाद। जो मेरा ड्राइव हुआ था, क्लीन अप ड्राइव आपको बताया था, मेरा बिंदाल, हाँ बिंदालपुर में आपका फर्स्ट ड्राइव हुआ था। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेना सीखा। उसके बाद मेरा शेखर फॉल पड़ा, वहाँ का भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत ब्रिलियंट रहा। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो वहाँ के टूरिस्ट थे ना, विजिटर्स थे बाहर के, वो आ रहे, ठीक है, वो गंदगी कर रहे, चलो ठीक है, हम इनिशिएटिव ले रहे, हम कर रहे, टीम साथ है, हमारी मेंबर्स है, 15 लोग हम हैं, 15 लोग वो है, एक टीम बना के गए, हम ड्राइव कर रहे। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब हम ये ड्राइव कर रहे हैं, शेखर फॉल आपको पता होगा। हाँ, शेखर फॉल पता है। तो बहुत प्यारी जगह है, नेचुरली बहुत प्यारी जगह है। फर्स्ट टाइम था मेरा, मैं गया नहीं कभी। तो जब हम ये ड्राइव कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि जो कुछ लोग थे ना, जो कुछ लोग हैं, 2, 4, 5, 6 जो लोग हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेना सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम काम कर रहे हैं, पॉली बैग उठाकर, बोतल, अक्सर देखा होगा विजिटर्स बाहर सारे दारू पी रहे, ड्रिंक करके एक गिलास छूट गया, बोतल छोड़ते, हम उठा रहे, बैग में डाल कर टिम डाल रहे। और ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कुछ विजिटर्स की
कि उन्होंने इनिशिएटिव लेना सीखा है कि भैया हम भी कर दें आपके साथ। मैंने बिल्कुल सर करिए, आप भी, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो वो इनिशिएटिव लेना सीखा उन्होंने कि यार चलो अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक उन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है वहाँ से। मेरे पे बड़ा, उन पे भी बड़ा। अब वो 2 बातें करेंगे घर पे, यार आज ना इस टीम से, टीम वेस्ट वॉरियर्स से कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक ड्राइव कराई, ये ड्राइव करा और हमने भी उठाया, मुझे अच्छा लगा। फिर घर वाले बताएंगे आज पता है मेरा बच्चा वहाँ गया था, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन करा, उसे भी अच्छा लगा। तो ये बातें ना फैलेगी, अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। तो मेरा दूसरा ड्राइव यहाँ था। तो उसके बाद मैंने 2 ड्राइव और करे मेरा। फिर एक MDDA पे था एक यहाँ पर, ठीक है, एक हर्रा वाला था। मैंने जब चीज़ें इनिशिएटिव लेना सीखी तो मैंने सर से बात करी कि सर मैं ना खुद से एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ हॉस्टल के बच्चों के साथ। मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ, मैंने जैसे बताया कि मैं आसरा ट्रस्ट में हॉस्टल में रहता हूँ, बट हम पे रिस्ट्रिक्शन इतने रहते हैं, आपको पता ही है। हाँ, हॉस्टल पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मतलब अगर हमें बाहर भी जाना हो मेल लिखनी पड़ेगी। मेल लिखा, आज मेल लिखा, 2 दिन बाद सेंशन हो रही है, एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन वार्डन से सेंशन हो रहे हैं। उसके बाद एंट्री रजिस्टर का है, एंट्री रजिस्टर पे टाइमिंग डाली, इतने बजे निकलना है, इतने बजे आना है। गलती से लेट हो गए, वार्डन क्लास लगा देंगे, इधर आओ। कहाँ थे बेटा तुम? बता के नहीं आए थे, आज वो बता के नहीं आया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम्हें बताया, कहता नहीं आज नहीं बताया सर, मैं आ गया। आज बता देना, आज पॉडकास्ट थी। तो वार्डन हमारी क्लास लगाते हैं, बेटा तुझे समझाया ना मैंने, यहाँ से कहाँ था, मेल क्यों नहीं लिखी? मुझे इतना थोड़ा, इतना क्या बोलूँ, खुंदक तो आती है ना कि यार हम अच्छा चीज़ कर रहे हैं, सर भेज नहीं रहे, कॉल कर रहे हैं, मैम आ जाना है, मेल लिखो बेटा, एक प्रोसीजर है। नहीं चलो यार इनका भी सुन लेता हूँ मैं। मेल मोल लिखते थे, इसके बाद आते थे। मैंने जितने भी ड्राइव करे ना, उसमें एक बताया हुआ ड्राइव कि मैम मैं इस चौपाल में जा रहा हूँ, मुझे मैं ये एप्लीकेशन, ये मेल लिख रहा हूँ, मुझे सेंशन दे दो। ठीक है बेटा, आज तो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि सेंशन दे रही है मैम, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं, आज अच्छा काम कर रहा है। मैम को ये चीज़ पता नहीं कि मैंने इतने ड्राइव कर चुका है, मैम को नहीं पता ये चीज़, ठीक है, जेन्युइन मैम को नहीं पता। तो फिर मैंने इनिशिएटिव लेना सीखा। तो मैंने सर से, हमारे चीफ वार्डन है हिंद सर, इनसे बात करी कि सर मेरे को ना क्लीन अप ड्राइव करवाना है। तो हमारे वसंत विहार में, मैं वसंत विहार में रहता हूँ, उसके इलाके में एक टेम्पल है, काली मंदिर एक टेम्पल है। तो वहाँ पर ना अक्सर रिचुअल्स एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे छठ पूजा देख लो आप, और भी एक्टिविटीज़ है, बट छठ पूजा मेनली है। उस एरिया में यार मतलब बिहार के ज़्यादा लोग रहते हैं, मैं भी बेसिकली बिहार से हूँ, तो उस लोग में वो रहते हैं। तो ऐसा रहता है कि पूजा हो रही है, उसके बाद 3-4 दिन बाद ना वो छोड़ देते हैं वो चीज़ें, जो प्लास्टिक्स होती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ रिचुअल चीज़ें होती है, वो छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड करा, मैंने सर से बात करी कि सर मेरे को ड्राइव कराना है, मुझे कुछ आपकी हेल्प चाहिए कि मुझे पॉली बैग्स, सेक्स, बड़े बड़े बोरे हो गए, कट्टे हो गए, और ग्लव्स हो गए, स्टिक्स हो गई, मुझे ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, ले लें हमसे, हम हेल्प करने के लिए, हम सपोर्ट में हैं, ठीक है। सर से मांगे मैंने अप्रॉक्स 30 ग्लव्स, 30 स्टिक्स और 15 मैंने कट्टे मंगाए, बोरे। सर ने बोले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं टेम्पल है, एक मंदिर है काली मंदिर, उसे साफ़ करना चाहता हूँ। सर ने भी मेरा को बोला कि बहुत अच्छा है बेटा, इनिशिएटिव ले रहा है, बहुत अच्छा है। मैंने मेल लिखी कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कुछ बच्चे चाहिए जो मेरे जूनियर्स हैं, जो 11th 12th 10th 8th तक है। मैंने कॉल करा, सर मुझे कुछ बच्चे चाहिए कि आप अरेंज करा के मुझे को भेज दो, गाड़ी का, ट्रैवल का, हर चीज़ का देखना पड़ता है कि हॉस्टल है, सब एक साथ रूटीन में चलता है हमारा। मैंने मेल लिखा, सेंशन हुआ, एप्लीकेशन लिखी, ठीक है। तो सुबह मैंने ड्राइव स्टार्ट करी 9 बजे से, वो ड्राइव चली 11 बजे तक। बच्चों को पहले मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा कि आज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, क्या मोटिव है। बच्चे, खैर मैंने बता रखा था कि ड्राइव करानी, उन्हें पता नहीं था, मेरे तरह थे, उन्हें भी पता नहीं ड्राइव क्या होती है, क्लीन ड्राइव क्या होती है। तो मैंने ब्रीफ करी ये चीज़ कि बेटा ड्राइव ये होती है कि क्लीन अप कराना है, एक्टिविटी होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। तो बच्चा है, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा, फिर मैंने डिवाइड कर दिया 5-5 बच्चे, 5 बच्चे इधर जा, 5 बच्चे इधर जा, 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, जो बच्चे वो मेरे साथ आ गए। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो भी सीखे, मेरे से सीखे कि यार भैया अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आए, ड्राइव करा, तो मैंने खुद अपने पैसों से रिफ्रेशमेंट दिया। मतलब कल के दिन बच्चे याद रखें कि यार शुभम भाई ने ड्राइव कराया था, हमें कुछ खिलाया नहीं खिलाया,
खाली पीली ऐसे आ गए, सफाई ऐसे करके आगे चले ऐसे ही गए। करा दिया। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम एक चीज करूं, उन पे एक चीज रहेगा यार, चलो अच्छा काम है, हम बाद में मिलेगा भी, कुछ मिलेगा, हाँ, वही वाली लालच वही आएगी वाली उनपे, बात है, हाँ। जेन जी की मुझे क्या मिलता है, कि मुझे भी मिलेगा, क्या कि है। मुझे- छोटे बच्चों के लिए तो वही है हाँ। ना कि चलो हमने एक काम किया, हाँ। हमने हमें भैया बिल्कुल। ने समोसे खिला दिए, हाँ। पैटीज खिला दी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम समोसे के कुछ लिए अच्छा, जाएंगे। वो मेरा माइंडसेट बन जाएगा, कुछ नेक्स्ट टाइम शायद अच्छा हो। मैं पहले बोल दूंगा ये है, इसका ड्राइव में रिफ्रेशमेंट बढ़िया था, तो वो चीज़ कराई हमने, रिफ्रेशमेंट कराया, खाना पिलाया, उसके बाद मैंने सबको धन्यवाद करा कि बच्चा तुमने बहुत अच्छा काम करा है, कि अगले टाइम मैं नेक्स्ट टाइम करूँ, मैं तुम्हारे लिए और अच्छा कर सकूँ। तो मैंने ये इनिशिएटिव लेना सीखा अपने हॉस्टल के बच्चों से, सर से सीखा, टीम वेस्ट वॉरियर से सीखा, अपने हॉस्टल वालों से सीखा कि इनिशिएटिव लेना सीखो, कुछ सीखा हो। वैसे ये ना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि इनिशिएटिव लेना। अगर हम मतलब ड्राइव की बात करें, अगर हम और भी चीज़ की बात करें, कुछ भी हम कर रहे हैं, इतना हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इतना हम उस काम को नहीं कर सकते। जब तक इनिशिएटिव बड़ी नहीं बात लो तो वो चीज़ ना तुम सीख नहीं पाओगे। अगर प्रैक्टिकली तुम उस फील्ड में जा रहे हो ना, अगर वो तुम चीज़ खुद से नहीं करोगे, तुम्हें नहीं आएगी वो चीज़। नहीं और आएगी। इनिशिएटिव में आप कई बार फेल भी होते हैं, कई बार गलत भी जाती हैं, बिल्कुल। मिस्टेक्स भी होती हैं, हम ह्यूमंस हैं, एरर्स होते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक तब तक हम कैसे सीखेंगे। लेकिन इनिशिएटिव बहुत एक बड़ा कदम है, तो वही कदम शुभम ने एज अ यंग क्लाइमेट चेंज मेकर, द क्लाइमेट चैंपियन हमारे लिए लिया, और हमने देखा नहीं, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के और यूथ हमारे साथ जुड़ें, आएँ। और मतलब क्लाइमेट चौपाल में जो मैं बता रहा था कि हमारे मतलब शुभम हर क्लाइमेट चौपाल में आता है, हर क्लाइमेट चौपाल में। सो हम चाहते हैं कि और भी यूथ इस तरह के इनिशिएटिव में हमारे साथ आए, और सिर्फ हम नहीं कराते क्लाइमेट चौपाल, हम लोग जैसे प्राउड पहाड़ी है, नेचर्स बड़ी है, पाराशक्ति है, इन एनजीओज़ को भी जोड़ के हम एक क्लाइमेट चौपाल कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ना मतलब वेस्ट वॉरियर ना दिखे, हम चाहते हैं कि एज अ सभी आएँ, बिकॉज एक कम्युनिटी है ना, चाहे वो कोई भी एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी यूथ हो, किसी भी एज का ग्रुप का हो, किसी भी, सब मिलके एक मेन गोल की तरफ बढ़ें और उसको पूरा करें। सो यही हमारा कि हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ जितने भी हैं उसको किस तरह एज अ कम्युनिटी हम सॉल्व कर पाएँ, वो हमारा मेन मकसद है करना। और हम चाहते हैं कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इकोलम्पिक्स और वेस्ट वॉरियर एनजीओ हमारी जो है इसके साथ जुड़े। हम बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस, वर्कशॉप्स कराते हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या है, एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो जब तक वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो चीज़ मैं करना अच्छा नहीं। हाँ, मतलब अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो आने वाले फ्यूचर में वही वेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि वेस्ट से एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेस्ट अगर बर्न भी हो रहा है तो काफ़ी सारी हार्मफुल केमिकल गैसेस क्लाइमेट में जाती हैं, और फिर क्लाइमेट में चेंज आता है। जैसे अभी रिसेंटली देहरादून में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। वेस्ट बर्न की जैसे आप बात कर रहे हैं, सो एक रेणुका जी मेला होता है हिमाचल में, नाहन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। तो रेणुका जी जो थी वो परशुराम जी की माता थी जी। तो उनके नाम पे एक वहाँ पे रेणुका जी लेक है जी। तो उस लेक में वो जो एरिया है उसमें एक रेणुका जी माता के नाम पे हर साल एक मेला होता है, पिछले 200 साल से चला आ रहा है। सो इस मेले की सबसे खास बात क्या है कि इस मेले में लाखों टूरिस्ट आते हैं, मतलब सिर्फ हिमाचल के नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, उत्तराखंड से काफ़ी टूरिस्ट उस पर्टिकुलर मेले में आते हैं। और वो मेला जैसे हमारे गांव में मेला होता है वो वैसा मेला होता है, और वो 2 किलोमीटर लंबा एरिया है जहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं, फूड स्टॉल, कपड़े, काफ़ी अलग अलग, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो हुआ ये कि जब ये रेणुका जी मेला पिछले साल शुरू होना था तो उसमें हुआ है कि एक GIZ कंपनी है, जर्मन कंपनी है, सो वो कैंपेन के ऊपर काम कर रहे थे, सेव वेटलैंड कैंपेन, आप पढ़िएगा ज़रूर। उस सेव वेटलैंड कैंपेन में क्या है कि हमारी जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं वो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, तो रामसर साइट्स कहते हैं इनको। सो ऐसी 2 रामसर साइट्स GIZ ने आइडेंटिफाई की जो हिमाचल में है, और उनने इंडिया में उनने ये सेव वेटलैंड कैंपेन थ्रू मिनिस्ट्री जो अर्बन एनवायरनमेंट है उसके अंडर उन्हें ये कैंपेन शुरू किया, और उन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये एक रामसर साइट है रेणुका जी जहाँ पे हमें काम करना है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मान लीजिए एक हम गांव में रहते हैं जहाँ पे झील नेचुरल है, पानी नेचुरल है, हवा
पानी नेचुरल है, पेड़ नेचुरल है, जीव जंतु हैं, ये सब सब नेचुरली उग रहे हैं और बहुत ऑर्गेनिकली उग रहे हैं। जब उस एरिया की जब बायोडाइवर्सिटी समाप्त होने का अंत जब आता है, वो कैसे आता है? जब वहाँ के गांव के लोग कूड़ा जलाते हैं, या आप देखेंगे गांव में प्रथा है कि आप घास जला देते हैं, है ना? घास हमारे काफ़ी है, तो इससे क्या है, जो हार्मफुल गैसेज हैं वो क्लाइमेट में मिलते हैं जाके, वापस ही नीचे बैठता आती है। हैं। तो वो जो नीचे वो सारे कार्बन और ये सब जो परतें जो वापस झील में जमती हैं, उससे उस झील के आसपास की जीव जंतु को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो धीरे धीरे ये सब जो रामसर साइट्स हैं ना, ये सब समाप्त होती जा रही हैं और इस पर बहुत भारी नुकसान होता है पर्यावरण को। सो ये हमने कैंपेन लास्ट ईयर शुरू किया एज ए वेस्ट वॉरियर, और 200 साल पुराना मेला हमने पहली बार हमने इस पूरे मेले को हमने खुद ही पूरा संचालित किया। डीसी सर और एसडीएम सर और विधायक जी के से मिलके हमने कहा कि हम इस साल का जो रेणुका जी मेला है जी। इसको कैसे संचालित किया जाए, वो सारी गाइडलाइंस हमारी टीम बनाएगी और हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे मेले में क्या होता है, फूड स्टॉल लगते हैं, कपड़े के स्टॉल लगते हैं, उस पीछे कुछ ना कुछ वेस्ट छोड़ के जाते हैं और हर ये तो साल है। आप बिलीव नहीं करेंगे 5 से 6 टन या तो जल रहा था, या 5 से 6 टन 6000 किलो, 5000 किलो, 7000 किलो, अनगिनत, मतलब ये तो बहुत कम नंबर है, ये सब जल रहा था। क्योंकि जब मेला ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, वो ग्राउंड में ऐसे ही बल्क में वेस्ट डंप हो जाता है। तो या तो वेस्ट को नीचे डंप कर रहे थे, नदी में बहा रहे थे, या वो वेस्ट जंगल जाके जला रहे थे। तो उसी से जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, रेणुका जी की जो लेक है ना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतनी बड़ी मछलियाँ, नेचुरल मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, और वो वहाँ पे आप मछली नहीं मार सकते क्योंकि मान्यता है, धरोहर है भगवान की। तो वो भी ख़त्म हो रही थी। लोग कुछ भी खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, रस खिला रहे हैं। तो हमने कहा यार कौन मछली बिस्किट और रस खाता? तो हमने जब ये कैंपेन शुरू किया, रेणुका जी का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में हमने गांव-गांव में हमने पंचायतों को, स्कूल्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वहाँ का एक रेणुका विकास बोर्ड है जिसमें 80 मेंबर हैं, उन सबको हमने वर्कशॉप की, हमने प्रेजेंटेशन दिखाई, हमने उनको समझाया कि यदि इस मेले में कूड़ा जलेगा तो ये नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमारी टीम ने जब सर्वे किया, हमने वर्कशॉप की, तो हमने ये जाना कि गांव की महिला क्या कर रही थी, लकड़ियां तो कम काटती हैं, कहाँ रह गए हैं, पेड़ पौधे कम रह गए, तो जो मैगी के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो जला, हाँ, मतलब जो भी रैपर वेस्ट बचता है उसे जला दिया। लकड़ी जलाने का काम कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सबसे जल्दी जलता है। जी। और उनको ये नहीं पता था कि इससे उन्हीं को खुद बीमारी होगी, कि उसकी फ्यूम उनके सांसों में जा रही। तो जब हमने ये छोटी छोटी वर्कशॉप्स हर गांव, हर पंचायत, हर महिला मंडल में, स्कूल में करना शुरू किया, तो उनको समझ आया कि ये वेस्ट कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है रेणुका जी के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब रेणुका जी मेला ख़त्म हुआ, हमने 4.5 टन क्लोज टू 4 टन वेस्ट हमने रेणुका जी से हमारे MRF फैसिलिटी में डाइवर्ट किया। 4000 किलो, नहीं तो ये वेस्ट या तो 4000 किलो कितना होता है? बहुत होता है 4000 किलो। अगर वेस्ट की बात करें तो बहुत होता है। सूखा वेस्ट, एक बोरा यदि मैं इतना बड़ा बोरा लूँ तो इस बोरे में सिर्फ 15 किलो वेस्ट आएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो सोचिए 4000 किलो, मतलब इतना ये रूम है, ऐसे मेरे ख्याल से 50 रूम भर जाएंगे। तो आपने फिर वहाँ से अपने उसमें हमने गाड़ी बुक की और हमने फिर वहाँ से, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स एज अ वेस्ट वॉरियर हम लोग करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो एक थोड़ा इम्पैक्ट जनरेट करे, इम्पैक्ट क्रिएट करे, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो वहाँ रह रहे हैं लोग उनमें भी क्रिएट हुआ। तो हमारी यही युवा प्रोजेक्ट की भी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, रेणुका जी की भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई एज ए वेस्ट वॉरियर। तो आप जब भी आप वेस्ट वॉरियर का आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि ऑन ग्राउंड हमारी टीम्स कितनी मेहनत से, कितने मतलब मैं कहूँगा कि डेडिकेशन से वो काम करते हैं। वो नहीं देखते कि मैं क्या हूँ, मैं कौन से बैकग्राउंड से आया हूँ,
मेरा क्या, मैंने 18 साल कहाँ काम किया, या मैं कहीं पे सीईओ था, या मैं कहीं पे डायरेक्टर था, नहीं। वो यदि काम करना है तो सिर्फ एक ही मोटिवेशन से कि हमें अपने नेचर, मदर नेचर को बचाना है। हमें वेस्ट का जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है उसको किस तरह कम किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और ये यदि यदि हम समझ गए तो हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता जो सुन रही है वो भी अवश्य समझे कि वेस्ट एक ऐसी बढ़ती समस्या है जिसको यदि आज हम सॉल्व नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम सब किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी ले डूबेगी। और सबसे बड़ी कैंसर, ये बहुत कॉमन है जो कि वेस्ट से फैलती है। कैंसर की बात आई, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब घूमने जाते हैं तो हम सब अपनी बॉटल तो कैरी नहीं करते ना। तो हम जाते हैं घूमने, मान लीजिए देहरादून से मैं कहीं ट्रैक पे चले गया या मैं गोवा चले गया, तो मैं बिस्लरी की बॉटल खरीद लेता हूँ, एक्वाफिना खरीद लेता हूँ, क्योंकि मिनरल वाटर है ना। तो आपने जो कैंसर की बात करी, वो कैंसर अब पहले हमारे दादा दादी को तो नहीं था, इवन हमारे माता पिता को भी नहीं है, लेकिन हमारे बाद की जो हमारी जनरेशन और हमारे बाकी जो जनरेशन है उन सब में कब किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कैंसर घुस चुका है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो उसका हम सेवन कर ही रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। इसी में मेरा ये भी था कि जैसे माइक्रो प्लास्टिक की आपने बात की यहाँ पर, इसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक होती है उसको तो हम उठा लेंगे, वो तो दिख रही है, उसको तो हमने उठा के मतलब पैक किया और भेज दिया। पर जो माइक्रो प्लास्टिक है बहुत बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये अगर ये पानी में जा रही है, लेक्स में जा रही है, कहीं भी ओशन में जा रही है, तो जो हम वहाँ की स्पीसीज़ हैं वे भी उनको बहुत छोटी है ना, वे भी ले रही हैं, पर वो पानी में घुल मिल के जो उसके माइक्रो पार्टिकल हैं वे हमारी बॉडी में भी जा रहे हैं और वे हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम कैसे बचें? तो आपने सुना होगा कि हम 3 आर की बात करते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। वैसे 7 आर्स होते हैं। एक सबसे पावरफुल आर है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब, जैसे मैंने बात कर रहा था कि यदि हम घूमने जा रहे हैं, हम गोवा गए घूमने, या हम किसी भी वेकेशन में या किसी शादी में गए, आपने देखा होगा कि हर जगह प्लास्टिक की बॉटल में पानी मिल रहा है। आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में, कॉन्फ्रेंसेस में चले जाइए, वेबिनार में चले जाइए, आपकी बिस्लरी की छोटी बॉटल आपके सामने रख देते हैं कॉन्फ्रेंस में और वो हम पी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक घुस चुका है, क्योंकि इसकी एक जर्नी है। मान लीजिए ये एक बॉटल है जो एक फैक्ट्री में बन रही है, ये पानी है जो कोई कंपनी बना रही है। ये बॉटल जब इस फैक्ट्री में पहुंचता है मिनरल वाटर भरने के लिए, क्योंकि मिनरल वाटर फैक्ट्री है, तो इस बॉटल की जो जर्नी है, यहाँ तो पहले वो प्लास्टिक था, वर्जिन प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की ने बॉटल की शेप लेके मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे पानी तो भर दिया, लेकिन जब ये पानी भर गए इन बॉटल्स में, ये बॉटल लेके हम फिर इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर किया, जैसे जैसे हमें डिमांड आई एज अ मिनरल वाटर कंपनी, हमने शिपमेंट करनी शुरू कर दी। मान लीजिए दिल्ली में एक मिनरल वाटर कंपनी है, वहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ पे बहुत लाखों की तादाद में प्लास्टिक बॉटल्स में पानी भरते हैं। उन पानी बॉटल की जर्नी है, जब शिपमेंट मुझे देहरादून में मेरे को रिक्वायरमेंट आई कि मुझे जी 1000 बॉटल चाहिए या मुझे 10,000 बॉटल चाहिए, वहाँ से उसने शुरू की जर्नी एक ट्रक में, और ट्रक से चलते चलते वो उस पर धूप पड़ रही है। ट्रक तो एकदम वैसा तो नहीं है ना कि उसमें फ्रिज लगा हुआ है या उसमें हमने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, तो उसी टेम्परेचर में वो ट्रक आएगा और इसी टेम्परेचर में उतरेगा, उसी टेम्परेचर से मैं अपने कोल्ड स्टोरेज में डालूंगा, नहीं। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में। वो ट्रक में आया, लोड हुआ, उसने उस ट्रक के ऊपर धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, वो बारिश का इफेक्ट क्या हो रहा है, उस बॉटल में जा रहा है, और वो जब आता है मेरे स्टोरेज में, मैं उसको कैसे रख रहा हूँ उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है ना। फिर बाद में इनकी शॉप है, ये शॉपकीपर है, मैंने कहा सर मुझे 500 बॉटल दे दीजिए, मेरा होटल है। ठीक है, ले लो जी। तो इनने क्या किया, 100 बॉटल ने बाहर डिस्प्ले में रख दी कड़ी धूप में, 100 बॉटल ने अपने फ्रिज में रख दी, और बाकी 300 बॉटल ने अपने स्टोरेज में रख दी। ठीक है, तो जैसे ये 100 बॉटल फ्रिज की ख़त्म होंगी, या उधर से बाहर वाले निकाल के फ्रिज में धर देंगे, लेकिन उस बॉटल में ऑलरेडी धूप पड़ रही, उस बॉटल में छाया पड़ रही, बारिश पड़ी, तो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ हो गए।
वो पानी में मिल गई, मिल पानी गई। में डिसॉल्व हो गई। अब वो मिनरल वाटर नहीं है, वो ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक उसमें घुस चुका है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना, माइक्रो चीज़ है, बहुत बहुत सूक्ष्म टेलीस्कोप से देख सकते हैं। उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है माइक्रोप्लास्टिक का। माइक्रोप्लास्टिक का सोल्यूशन ये है कि हम एज अ इंडिविजुअल हम प्लास्टिक की चीज़ों में कोई भी पैक्ड फूड को रिफ्यूज़ करें लेने से। आपके चिप्स बनते हैं, आपके कोई भी ऐसे पैकेज फूड बनते हैं, जो चिप्स जो होता है आपका, वो मल्टी लेयर प्लास्टिक होता है, क्योंकि आप देखेंगे बाहर कलर अलग होता है और अंदर सिल्वर फॉइल होता है, तो मल्टी लेयर प्लास्टिक कहते हैं उसको, MLP। उस मल्टी लेयर प्लास्टिक के अंदर वो चिप्स भरा, उसको किसी एक गैस से फुलाया ताकि वो नाइट्रोजन से। अब वो चिप्स की जर्नी भी सेम है जो प्लास्टिक की बॉटल की जर्नी है, सेम है, वो भी बाहर धूप में तप रहा है। आपको पता है एक स्टडी आई है, जिस स्टडी कहती है कि हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं, जी, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, तो एक स्टडी आई है कि वो कहती है कि हर साल हम इंसान उतना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हर साल खा रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। सो सोचिए, वो माइक्रोप्लास्टिक ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, लेकिन उसको कैसे डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं, हम रिफ्यूज़ करें। कोई भी हम यदि बाहर जा रहे हैं तो हम स्टील की बॉटल कैरी करें। मतलब प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। एज ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट वॉरियर हमारा ये सिद्धांत है, हम चाहे कहीं भी जाएं, हम अपने ट्रैवल किट अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें हमारा स्टील का बॉटल होता है, स्टील का चम्मच, स्टील का ग्लास, स्टील की प्लेट और स्टील का स्ट्रॉ भी, क्योंकि आप देखेंगे स्ट्रॉ भी एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। मैंने नारियल पिया, स्ट्रॉ पिया, स्ट्रॉ फेंक दिया, वो एक ही बार यूज़ हुआ, बाद में वो ज़मीन पे गया, वो ज़मीन में मिल गया और वो धरती को उसने कंटामिनेट कर दिया। तो माइक्रोप्लास्टिक की जो जर्नी है वो बहुत ख़तरनाक है, और ह्यूमन बीइंग बहुत, इसलिए कैंसर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे आजकल के 14-14, 15-15 साल के बच्चों को कैंसर हो रहे हैं। आप देखिए, जब हम जब हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में कहता हम लोग प्लास्टिक बॉटल रख देते हैं पानी भर के, जी और हम शॉप में चले गए, लेकिन उस बॉटल में, उस गाड़ी में धूप पड़ रही है और गाड़ी अंदर से तप रही है। हम जाते क्या करते हैं, हम अपना AC ऑन कर देते हैं, लेकिन उस AC ऑन करने से भी जो गाड़ी में जो आपका डैशबोर्ड है जी। वो भी गर्म है, उससे भी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज़ हो रहा है। वो पानी है, उसमें ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक चले गया, क्योंकि वो उसने कंटामिनेट कर दिया। तो सोचिए, हम इस चीज़ को अपने को कैसे हेल्दी रखें, ये भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने आप हम में। कैसे इसको माइक्रोप्लास्टिक को रिफ्यूज़ करें, हम प्लास्टिक को कैसे अपनी ज़िंदगी से हटाएं कि हम कम से कम यूज़ करें। मतलब कम से कम प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की चीज़ों में जो पैक्ड फूड है उसको आप रिफ्यूज़ करें प्लीज़। इसमें सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि नहीं ले रही? देखिए, गवर्नमेंट तो काफ़ी इनिशिएटिव लेती है। नीति आयोग ने का भी एक लाइफ मिशन कैंपेन है, जो कहता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू अवेयरनेस सेशंस करें, जागरूकता पैदा करें, स्वच्छता पखवाड़ा करें। उसमें यही सिखाते हैं कि आप किस तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करें, आप किस तरह से नो टू प्लास्टिक, है ना। जी। लेकिन क्या वो, देखिए, सरकार तो 130 करोड़ जनता तक नहीं पहुंच सकती है। अब तो सरकार 150 सिर्फ हो गए। मैसेज दे सकती है, बता सकती है कि आपको क्या करना है। कदम तो हम इंडिविजुअल सिटीजन्स को ही उठाना है। एक छोटा छोटा स्टेप अपने लिए ही उठाएं, औरों के लिए मत उठाएं। वही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता बूंद है। बूंद से घड़ा होता है। आज मैं यदि सब्जी खरीदने जा रहा हूँ तो मैं अपना थैला साथ लेके जाऊँ, कपड़े का थैला। पुराने ज़माने में भी हमारे दादा दादी, माता पिता यही करते थे। मैं भी जब स्कूल में था 8th 9th में, बिल्कुल तो हमारे यहाँ भी मंडी लगती थी यार। वही तो करते थे। मेरी मम्मी कहती थी चलो सब्जी लेने, चलो। तो हम 4-5 थैले होते थे, ले जाते थे, 2 थैले यहाँ टांगे, 2 थैले यहाँ टांगे, और ऐसे घर आते थे। हाँ। लेकिन आज की डेट में क्या है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आ गया, बहुत ईजी हो गया। लोगों को आदत भी हो गई है, अरे भैया ये सब्जी ना इसमें अलग पैक करो, टमाटर अलग दे दो, हमें प्याज अलग दे दो। लेकिन क्या हम लोग बहुत सही तो प्लास्टिक ऑलरेडी इकट्ठा कर रहे हैं। यदि मैं सब्जी खरीदा तो मैं हिसाब से सब्जी खरीदी कि मैं पहले आलू खरीदूँ, क्योंकि अगर टमाटर भी खरीदो और सबसे ऊपर रखोगे, टमाटर नीचे नहीं रखोगे ना। तो एज अ सिटीज़न और एज अ इवन जो घर चलाती हैं हमारी महिलाएं, जी। उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी प्लास्टिक की चीज़ों को बहुत कम यूज़ करें। कपड़े का बैग लें, कहीं बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने
अपना बैग लेके जाएं, बाहर सिंगल पत्तलों में, मतलब जो सिल्वर फॉइल वाली प्लेट्स हैं प्लीज़ उसमें ना खाएं, क्योंकि फास्ट फूड हमारा बहुत, इंडिया में हम बहुत चटोरे हैं, बहुत हैं चटोरे हैं, पीक पे चल रहा है पीक पे चल रहा है, हम बहुत फास्ट फूड को हमारा हर जगह व्लॉग पे में। है आजकल हम तो इंडिया में। बहुत मोमोज खाते हैं, हम बहुत चाउमीन खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या है, क्या हम, ठीक है उसकी एक मजबूरी है बिल्कुल जो बेच रहे हैं कि वो, देखिए वो प्लेट नहीं खरीद सकता वो, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला कि भाई आप सिंगल यूज़ चीज़ों को बैन करें, तो वो क्या, वो बगास की प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, पत्तल की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, ये पुराने ज़माने में लोग करते थे शादी ब्याहों में। पहले चलता था जो पत्ते होते थे उनकी भी प्लेटें चलती थी। ये सब चीज होता था, लेकिन आज की डेट लकड़ी में का नहीं है। चम्मच हो गया, लकड़ी का चम्मच हो गया, हाँ। आज की डेट में वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आ गया, तो ये भी हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं एज अ वेस्ट वॉरियर। हम लोग जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें कुछ फास्ट फूड खाना है, यदि हमारे ऑफिस में ही हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो यदि हमें नमकीन मंगानी है तो यहाँ पे हॉट चिप्स है, तो हम पैक्ड फूड तो नहीं लेते, पैक्ड नमकीन्स भी नहीं खरीदते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हॉट चिप्स है, यहाँ से अपने डब्बे ले गए, चिप्स मंगा दिए, बिस्किट मंगा दिए, और वो डब्बों में आते हैं। खाना लेने जाते तो हम अपने पतीले, कुछ जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम है तो हम अपने ही सामान देते हैं, मतलब अपने ही बर्तनों में ले आते हैं हम, जैसे हमें पता है वो भी एक वेस्ट जनरेट करेगा ना, बिल्कुल। उस वेस्ट को मैं कहाँ डिस्पोज ऑफ करूँगा। इस पे भी लोग अवेयर होंगे कि घर से बर्तन ला रहे हैं। और पुराने ज़माने में यही होता था। हाँ बिल्कुल। और आपको मतलब वेस्ट वॉरियर से मतलब जब आप ज्वाइन हुए उसमें, उसके बाद आपके क्या चेंजेज आए, आपने क्या एक्सपीरियंस सीखा आपने अलग, जो आपको पहले नहीं था कि वेस्ट वॉरियर में आने के बाद हाँ यार मेरी लाइफ में ये चेंजेज आ गए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, पहले मैं, मतलब मुझे एक्चुअल में पता नहीं था ड्राइव्स होती क्या है। यहाँ पर मैंने ड्राइव्स सीखी, क्या होता है ड्राइव्स, एक्चुअल में ड्राइव्स का मीनिंग होता है क्या है। मैंने फिर टीम कोऑर्डिनेट करना सीखा, एक ऐसे लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाना सीखी कि यार अगर तू गाइड करेगा अपने 10 फ्रेंड्स को, मेरा अपने साथ को 10 बंदे को, तू अगर एज अ इनिशिएटिव लेके लीडरशिप क्वालिटी अंदर रख कर तू नहीं सिखाएगी कि आज तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा काम ये, तुम पे ड्यूरेशन दे दूंगा मैं, 10 मिनट का टाइम है, तुम्हें 10 मिनट के अंदर ही सारा काम करना है, वो एक इनिशिएटिव आ रहा है, एक ये लीडरशिप आ रही है। तो मैंने यहीं आके ये चीज़ सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टीम वेस्ट वॉरियर्स के साथ काम भी कर रहा हूँ, एक तरह से एक एज अ वॉलंटियर भी कर रहा हूँ, मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। मैं यही कहूँगा कि इनिशिएटिव लेना सीखा यहाँ पर। और एक हमारा मयंक सर है, मयंक सर, उनका पूरा नाम क्या है? मयंक शर्मा। यहाँ क्या लगते हुए चेयरपर्सन कुछ है? मयंक जो है हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर है। तो फंडिंग, हाँ, मतलब वो जो मयंक शर्मा सर है, उनसे मैंने, वो डायरेक्टर है, वेस्ट वॉरियर्स के डायरेक्टर है, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी, मुझे इतनी अच्छी लगी। जो मेरा लास्ट चौपाल था हमारे जस्ट यहीं पर राजपुर रोड पे था लास्ट चौपाल, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि वो जब भी पानी पीते हैं ना, या तो ग्लास में लेंगे या बोतल में लेंगे, उनका स्टील का बोतल है, तो उन्होंने आज पानी भरा, हाँ। मान लो कि पानी ख़त्म नहीं हुआ, इतना भरा, इतना बच गया, वो कल नेक्स्ट डे उठा, सुबह उठे, फिर वही पानी के ऊपर वो ताज़ा पानी भरे, जो बचा हुआ पानी था वो सेफ है, और उसके ऊपर और पानी भर गया तो वो पानी कंटिन्यू कर रहे। तो मैंने ये चीज़ सीखी उनसे कि जो थोड़ा पानी बच रहा है या आधा बच रहा है या पूरा बच रहा है, उसे सेव करो, उसके ऊपर ही और लो, वरना उसे पहले ख़त्म करो, उसके बाद नया डालो। तो मैं उनसे ये चीज़ सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। उनने मेंशन किया था कि हाँ, कि ना जनरली हमारी आदत क्या होती है ह्यूमन बीइंग, पानी छोड़ देता कि है, हम लोग सोचते हैं अरे अच्छा ये पानी आधा बचा है, इसको फेंक दे तो मैं नया भर लेता हूँ, लेकिन स्टील की बॉटल में पानी कभी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल। यदि वो 1 या 2 दिन तक गिरे तो ख़राब नहीं है, बिकॉज स्टील पानी है ना। तो उनने कहा कि ये आदत फिर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया यार, यदि इसको फेंक रहा हूँ तो पानी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि पानी की कितनी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कमी आने वाली है ना, क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल बेंगलोर में तो हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, दिल्ली में खरीद के पीते हैं पानी, लोग खरीद के पीते हैं। 2 रुपए का गिलास। मैं गया था एक बार, लिटरली 2 रुपए का गिलास लेके अंकल पानी आ दे रहा, बेटा 2 रुपए लगेंगे एक गिलास का, हाँ। लो अंकल, लो आप ऐसे लो, और वो ऐसे भर के आपको पानी देते हैं। हाँ, कांच का गिलास ही होता है। हाँ, कांच का गिलास। लेकिन है ना, हमारे टाइम में हम लोग 50 पैसे में पीते थे वो पानी, जब हम जाते थे दिल्ली में।
मैं हाँ, वो 2 रुपए का गिलास चलता है, वह कंटेनर में लेके जाते हैं और उसमें करते हैं। तो ये उनने सिखाया कि यार जो ये पानी वेस्ट हो रहा है उसको किस तरह हम सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एनर्जी सेव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे फ़ैन चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, यदि कोई नहीं है तो फ़ैन बंद कर दें, लाइट बंद कर दें। तो ये बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हाँ, मतलब वही है कि आप एक चीज़ को सेंटर में रखो और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मतलब मेन मोटिव तो आपका ये है कि अवेयरनेस फैलाना किसी भी तरीके से लोगों के बीच में। किसी भी तरह का अवेयरनेस जो जिससे हमारी सृष्टि और हमारे नेचर बच सके ना। तो युवा प्रोजेक्ट हमारा वही है कि हम नच कर रहे हैं लोगों को, हम यूथ को नच कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और मतलब शुभम जैसे यूथ आ रहे हैं हमारे पास जो काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे लिए कि हम किस तरह अपने आज की यूथ को, कहते हैं ना एक कच्चा घड़ा होता है, उसको आप किसी भी शेप में दे दे तो वो उस ऐसे बिल्कुल। पक्का हो जाता है। तो ये वो घड़े हैं जिनको हम एक अच्छा शेप दें तो हमारा जो फ्यूचर है वो एक मतलब सेफ रहेगा, हमारा सेफ रहेगा और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, बिकॉज वो सेंसिटाइज हो चुके होंगे कि यार हमें अपना नेचर को कैसे बचाना है। हमारी जनरेशन भी आगे सेफ रहेगी। मैं बैंक सर को धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई। मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी अपने पे, और इवन मैं हॉस्टल में रहता हूँ मेरे फ्रेंड से साथ के, मैंने ये चीज़ सिखाई। उन्होंने बोला यार कहाँ से सीखा है तूने, मैंने कहा अरे वो मत देखो, सीखा है बस, तुम इम्प्लीमेंट करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा उन्हें कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई। और मैं लाइफ टाइम में इम्प्रूव करते रहूँगा और अपने साथ वालों को जो नया होगा उसे सिखा सकूँगा। एक सर ये है कि मतलब जब आप वेस्ट वॉरियर का करते हो तो सर फंडिंग कैसे करते हो, मतलब फंड कैसे मैनेज करते हो? सो कोई भी एनजीओ का जो फंड का आधार होता है वो सीएसआर के थ्रू होता है, सीएसआर बजट्स होते हैं। सो आपको पता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको 2% अपना सीएसआर में इन्वेस्ट करना है। सो हमारे साथ काफ़ी सीएसआर कंपनी फंडर्स हैं, जैसे एचडीएफसी है, एलआईसी है। सो इनको हम अपने प्रोजेक्ट पिच करते हैं, समझाते हैं, और हमारी फंडिंग और प्रोजेक्ट टीम है जो पूरा प्रोजेक्ट बनाती है क्या बजट चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए। और हम फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पिच करते हैं इन फ्रंट ऑफ कंपनीज जिनका अपना सीएसआर बजट होता है। तो वो उसमें फिर अपना पैसा लगाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये कुछ मीनिंगफुल है, ये कुछ एक्चुअली इसका कुछ इम्पैक्ट है। हाँ, मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा कि काफ़ी बड़ी जो जितने भी सीएसआर फंडर्स हैं, चाहे कितने भी बड़े सीएसआर फंड्स, आपको पता है बहुत सारे जनरेट होते हैं, राइट। तो हर कंपनी का एक कैटेगरी होती है कि मेरे को इस साल सीएसआर, मान लीजिए मेरा 50 करोड़ का बजट है, तो और मेरे पास 10 कैटेगरी मैंने चूज़ की हैं: एजुकेशन, लाइवलीहुड, सैनिटेशन, विमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन। तो ये कैटेगरीज होती हैं सीएसआर कंपनी जो फंड्स करते हैं। और उनमें एक बहुत लीस्ट कैटेगरी आती है वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि उनके माइंड में वो है ही नहीं कि वेस्ट मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली काफ़ी कंपनीज को समझ आया है कि वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है। सो हमारी फंडिंग इन ऐसी कंपनीज के थ्रू आती है, वो हमें फ़ंड करते हैं, और हमारी फिर प्रोजेक्ट टीम्स एक बजट बनाती है। हर एनजीओ का अपने प्रोजेक्ट का बजट होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह उस प्रोजेक्ट को करना है, क्या क्या मैन पावर लगेगी, क्या क्या आईसी एक्टिविटीज़ लगेंगी, कैसे हम अवेयरनेस करेंगे, किस तरह के हम आर्ट इंस्टॉलेशंस करेंगे, या हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। वो पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है, फिर इस तरह हमें सीएसआर बजट मिलता है। सर लास्ट पॉइंट ये है कि आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस या कोई भी पीपल है जो भी इस चीज़ को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा जितने भी ऑडियंस हैं जो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा सिर्फ एक सजेशन है आपसे, मैं चाहता हूँ आप उसको अडॉप्ट करें अपने लाइफ में, कि वेस्ट मैनेजमेंट और उसको हम किस तरह बेहतर करें। क्योंकि देखिए हम वेस्ट के बारे में सोचते हैं कि नहीं वेस्ट क्या है, क्योंकि हम क्या होता है ना, एक हैबिट, मेरे को अपने अंदर एक अच्छी हैबिट
क्रिएट बनानी है। तो एज अ सिटीज़न मैं चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसी हैबिट बनाएं जो कि अच्छी हो आपके लिए, नेचर के लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम लिटरिंग ना करें, हम कम से कम से नो टू प्लास्टिक, और पैकेट फूड ना खाएं, बीमारियां होती हैं। पैकेज ड्रिंकिंग चीज़ें ना पिएं प्लास्टिक की बॉटलों में, आपकी हेल्थ के इशू है। आप कोई भी ऐसे छोटे छोटे स्टेप करें, आप वो एक एक्शन कहलाएगा। उस एक्शन से आपके और आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स में भी वो बदलाव दिखना शुरू होगा, क्योंकि कहते हैं ना शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो यदि मैं छोटा कदम एज अ सिटीज़न मैं चाहूँगा आप लोग लें कि कल को यदि हम मान लीजिए शॉपिंग करने जा रहे हैं या हम सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, हम अपना बैग लेके जाएँ।